प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ऑनलाइन दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज की कक्षा में हम आपको अनुप्रास अलंकार से अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो जब हम बचपन से अनुप्रास अलंकार पढ़ते रहे तो उसमें एक चीज़ देखे कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, या रघुपति राघव राजा राम, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौराहे पे चांदी के चिम्मच से चटनी चटाई। अनुप्रास अलंकार में एक बात तो क्लियर हो गई कि जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ये बेसिक नॉलेज के लिए, हाई स्कूल स्तर तक के लिए तो ठीक था। अब वो विद्यार्थी जो खासकर संस्कृत या हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट आदि परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको शास्त्रीय सम्मत इसकी गहराई से परिभाषा और उदाहरण बताने की चेष्टा करते हैं। मित्रों, होता ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वनाथ आचार्य, जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा, और आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, दोनों लोगों ने अनुप्रास अलंकार को परिभाषित किया और अपने अपने हिसाब से समझाया भी। और पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण से भी पूछा जाता है और काव्य प्रकाश यानी मम्मट के काव्य प्रकाश से भी। आज आपको इन दोनों आचार्यों ने परिभाषा क्या दी है, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, उदाहरण क्या है, कैसे अलंकार घटित हुआ है, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो मम्मट अपने काव्य प्रकाश में अनुप्रास को परिभाषित करते कहते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेक वृत्ति गतो द्विधा शो अनेक सकृत पूर्व एकस्यपि असकृत परः। परिभाषा देखें तो केवल और केवल वर्ण साम्य अनुप्रास, वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। यहाँ वर्ण का आशय केवल और केवल व्यंजन है, स्वर को आप नहीं लेंगे। अच्छा, अब आचार्य मम्मट ने अनुप्रास अलंकार को पहले दो भागों में वर्णित किया, विभक्त किया। एक तो शब्दानुप्रास और दूसरा पदानुप्रास। माफ़ी चाहूँगा, एक तो वर्णानुप्रास, दूसरा शब्दानुप्रास। अभी तक जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल तक हम वर्णानुप्रास ही पढ़े, माने वर्णों की आवृत्ति पढ़े। अब हम शब्दों की भी आवृत्ति पढ़ेंगे। शब्द को ही पद कहते हैं, और शब्द कहें या पद कहें अथवा इसे ही लाटानुप्रास कहते हैं, क्योंकि लाट देश के निवासियों का ये प्रिय अलंकार होने के कारण इसे लाटानुप्रास भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि अनुप्रास के मम्मट प्रथमतः दो भेद करते हैं, एक वर्णानुप्रास जो वर्ण की आवृत्ति हो, और एक शब्दानुप्रास जहाँ पूरे पूरे शब्द की आवृत्ति हो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका वर्णानुप्रास है उसमें इन्होंने दो भेद किया, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। कुछ लोग इसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। वृत्ति प्लस अनुप्रास करेंगे तो यण संधि होगी और वृत्त्यानुप्रास पड़ेगा। ठीक, उसमें ततो जो छेकानुप्रास है उसमें इन्होंने उदाहरण दिया है, ततो अरुण परिष्पन्द मंदी कृत बपु शशि दध्रे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। अब इसमें कहते हैं कि जो छेकानुप्रास होता है उसमें अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है, छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, और छेक का मतलब चतुर भी होता है। ठीक बेटा, यही सब रोकने के लिए प्रकाश पे असर पड़ता है। आइए, छेक का मतलब चतुर होता है, तो छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। इसके लिए क्लू है, छेका गांव देश में कहते हैं कि हमको छेक लिए। तो अगर किसी को छेकते हैं तो कितने लोग छेकते हैं? अनेक लोग छेकते हैं। और बीच में कौन व्यक्ति खड़ा है? एक व्यक्ति। तो ऐसे समझ लीजिए अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। जब अनेक लोग आपको छेक लें तभी तो आप छेके जाएंगे, छेकानुप्रास। यहाँ लोग भ्रम करते हैं। तो
तो 6 का अनुप्रास का क्लू है कि आप कल्पना कीजिए कि आप बीच में खड़े हैं और आपको कई लोगों ने छेंक लिया है। तो कई लोगों छेका ना, अनेक लोगों छेका ना, तो इसी से 6 का अनुप्रास निकालिएगा कि 6 का अनुप्रास में होता है अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार, ये प्रश्न आता है। और वृत्ति अनुप्रास में होता है जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति और एक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, या और सरल शब्दों में कहें तो वृत्ति अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। ये तो ही मोटी मोटी बात। अब चलते हैं पदानुप्रास या शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास, तीनों नाम एक ही अलंकार के हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं जहाँ तात्पर्य मात्र का भेद होता है वहीं पर लाटानुप्रास होता है। तो अब ये तात्पर्य मात्र का भेद क्या है बच्चों, उसको समझिएगा। कोई बात आप किसी तात्पर्य से कह रहे हैं और वही बात अगली लाइन में किसी दूसरे तात्पर्य से कह रहे हैं। लाटानुप्रास के लिए एक सबसे आसान सा उदाहरण हम आपको बताते हैं, उसको आप देखें। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत शपूत तो का धन संचय। पहली लाइन में बात आई कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने, संचय माने इकट्ठा करना, संचय की क्या आवश्यकता है क्योंकि वो बना लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय, वहाँ प्रश्न ये बनता है कि अगर पुत्र आपका कुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता, वो नष्ट कर देगा। तो तात्पर्य मात्र का भेद हुआ। पहले में तात्पर्य यह है कि अगर सुपुत्र है तो धन इकट्ठा ना करो, वो बना लेगा। दूसरे में यह है कि अगर कुपुत्र है तो धन इकट्ठा ना करो, वो नष्ट कर देगा। ये तात्पर्य मात्र का भेद हुआ कि नहीं। इसी तरह से आप देखिए कि बात से आदमी दिल में उतर जाता है, बात से आदमी दिल में उतर जाता है, और बात से आदमी दिल से उतर जाता है। दिल, पहली लाइन में दिल में उतर जाता है और दूसरी लाइन में है दिल से उतर जाता है। तात्पर्य मात्र का भेद है कि आदमी दिल में उतर जाता है, जो पहली लाइन है उसमें कहना ये चाह रहा है कि वो इतनी अच्छी बात की, इतनी प्रभावशाली बात की कि वह सामने वाले के दिल में स्थान बना लिया। दूसरे का तात्पर्य ये है कि उसने इतनी गंदी बात की कि वह सामने वाले के हृदय से, दिल से उतर गए। यही है मुख्य रूप से लाटानुप्रास। अगर मम्मट की परिभाषा देखेंगे तो उन्होंने लिखा शब्दास्तु, विसर्ग हो जाएगा, शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, उन्होंने परिभाषा दी है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो शब्दानुप्रास है जिसको पदानुप्रास या लाटानुप्रास कहते हैं, मम्मट इसके 5 भेद करते हैं। कितने भेद? 5 भेद। तो बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाटानुप्रास के कितने भेद हैं। बेटा वही हमको तौलिया दे दीजिए क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद होने से अब चुपचाप आप बैठ जाइए। लाइए बस। तो बच्चों इसमें बेटा वहीं बैठ जाओ, गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा सही वीडियो आ जाए और आवाज़ डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए सब कुछ बंद करके बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो लाटानुप्रास के आचार्य मम्मट कितने भेद मानते हैं? 5। कौन कौन, उसको देखिए। पहले तो कहते एक पदगत, माने पद माने शब्द, एक शब्द की आवृत्ति जिस श्लोक में हो और तात्पर्य मात्र का भेद हो वहाँ एक पदगत लाटानुप्रास होगा। जैसे इन्होंने काव्य प्रकाश में दिया है, वदनम वरवरिन्यास, वदनम वरवरिन्यास सत्यम सुधाकर, फिर आया सुधाकर क्वनु पुनः कलंक विकलो भवे। सुधाकर एक पद है, पहली लाइन में एक बार आया है और दूसरी लाइन में एक बार आया है, तो एक ही पद की आवृत्ति हुई है, वहाँ वर नहीं पद की आवृत्ति हुई, तो पदानुप्रास हुआ। पदानुप्रास को ही लाटानुप्रास हुआ, पदानुप्रास को ही लाटानुप्रास कहते हैं तो लाटानुप्रास हुआ। और चूंकि सुधाकर इसी एक पद की आवृत्ति हुई इसलिए इसको कहते हैं एक पदगत लाटानुप्रास। आगे बढ़ते हैं। तो पहला भेद हुआ। दूसरे भेद में कहते हैं अनेक पदगत, जहाँ पर अनेक पद यानी अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई हो। जैसे यस्य न सविधे दैता दव दहनस तुहिन दीधितिस्तस्य
यस्य च सविधे दैत्या दव दहनस्तुहिन दीदितिस्तस्य। बच्चों, इस श्लोक में ना और चा का अंतर है। पहली लाइन में, पहली पंक्ति में ना है और दूसरी पंक्ति में चा है। शेष के शेष सारे के सारे पद आवृत हुए हैं। तो यस, नीचे भी यस, वहाँ ना है, यहाँ चा है, यही इतना अंतर है। सविधे सविधे दैत्या दैत्या दव दहन दहन दव तुहिन दीर्घ तिस्तस सब, यानी अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई, अनेक पदों की आवृत्ति हुई, इसलिए इसे कहेंगे अनेक पदगत लाटानुप्रास। अब बचे 3। अब 3 में क्या होता है, ये काव्य प्रकाश के एक ही उदाहरण में तीनों एक साथ घटित हैं। तो कहते हैं कि एक समासगत लाटानुप्रास, एक ही समास में पदों की आवृत्ति हो जाए। जैसे सित कर कर रुचिर विभा, विभा कराकार धरण धर कीर्ति, पौरुष कमला कमलापि सावय तवैवास्ति नान्यस। ये वाला उदाहरण दिए हैं। इसी एक ही उदाहरण में एक समासगत, भिन्न समासगत, समास असमासगत तीनों मिल जाएंगे। तो एक समासगत जो एक ही समास में हो तो सित कर कर में कर है। भिन्न समासगत में जैसे रुचिर विभा, विभा कराकार, पहला विभा दूसरे पद के साथ समासिक पद बना है, दूसरा विभा दूसरे पद के साथ। और समास असमासगत, इसमें कमला है, पहला कमला समास से है और दूसरा असमास से स्वतंत्र रूप से है। यद्यपि बातें आसानी से समझ में नहीं आती हैं, आइए अभी आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। तो मोटा मोटा हम समझे कि लाटानुप्रास के 5 भेद। पहला हुआ एक पदगत, दूसरा अनेक पदगत, तीसरा एक समासगत, दूसरा चौथा भिन्न समासगत और 5वां समास असमासगत। ये नाम आप याद रखिएगा। एक पदगत, अनेक पदगत, एक समासगत, भिन्न समासगत, समास असमासगत। माने पहला तो समास में रहेगा, दूसरा असमास में रहेगा। ये 5 भेद है। इसी के साथ मम्मट की चर्चा किए तो विश्वनाथ को भी कर लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने केवल और केवल 5 भेद माने। अंतर क्या है? 2 भेद, श्रुत्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास, और ये मान लिए हैं। इनमें मम्मट ने जो माना है, वो जो लाटानुप्रास के भेद करते हैं, भेद वो नहीं करते, लाटानुप्रास को लाटानुप्रास ही रख देते हैं। अंतर एक जगह है। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य मम्मट अनुप्रास के कितने भेद मानते हैं, तो आप 7 कहेंगे, क्योंकि शब्दानुप्रास के और वर्णानुप्रास के 2 भेद, 6 और वृत्ति, और शब्दा यानी पदा यानी लाटानुप्रास के 5 भेद। तो इधर 2 इधर 5, 5 2 7। जबकि आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में केवल 5 भेद मानते हैं। वो इस प्रकार हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। और आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यति। इन्होंने साफ साफ रूप से लिख दिया है कि वैषम्ये अपि स्वरस्यति। बच्चों, ये हमारा प्रवचन था। कोई बात तब तक और आसानी से नहीं समझ में आती जब तक कि व्हाइट बोर्ड पे उसे चघेटा ना जाए, और चघेट के लिख देने पे वो बातें और क्लियर हो जाती हैं। ये प्रवचन था। अगर आपने प्रवचन सुन लिया और थोड़ा बहुत समझ लिया तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पर उसको समझते हैं। पहले तो ये जो दिया गया है ये आचार्य मम्मट का है। किसका है? मम्मट। सुनो बेटा थोड़ा सा, आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का, काप्रा यानी काव्य प्रकाश। और इधर जो दिए हैं आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, आइए देखते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ का इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आचार्य विश्वनाथ का है। ये इधर मम्मट का है। आइए इसी बात को और स्पष्ट रूप से समझते हैं। सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास के 2 भेद, वर्णानुप्रास यानी वर्णानुप्रास और फिर शब्दानुप्रास। वर्णानुप्रास जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे एक वर्ण की आवृत्ति हो, अनेक वर्ण की आवृत्ति हो, पद की नहीं, शब्द की नहीं। जैसे शब्द या पद की आवृत्ति होने लगी मित्रों, वैसे पट से शब्दानुप्रास या पदानुप्रास या लाटानुप्रास इसमें चला जाएगा। तो इन्होंने कहा वर्णानुप्रास, और इसके भी 2 भेद होते, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। छेकानुप्रास में होता है अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार,
इसके लिए क्लू बताए थे कि अनेक लोग आपको छेंक लें। ततो अरुण परिष्पन्द मंदी कृत बपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुता। यहाँ पर देखेंगे डा का, आधा ना का, दा का अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हुई है। वृत्ति अनुप्रास एक वर्ण की अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ पर वृत्ति अनुप्रास होगा। अपसारे घनसारम कुरुहारम दूर इव किम कमलई अलमली डर 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 दीवानिशम बाला बदत, इस तरह से है, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें भी एक वर्ण पकार की, अनेक वर्ण, उसमें देखेंगे अनेक वर्ण मतलब पा की, फिर घा की, फिर का की, इस तरह की आवृत्ति हुई है। एक बार भी हुई है और अनेक बार हुई है, इसलिए वृत्ति अनुप्रास हुआ। शब्दानुप्रास या पदानुप्रास या लाटानुप्रास तीनों एक ही बात है। आप जैसे कहते हैं कि पागल, दीवाना, मजनू, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, जो भी पसंद हो अजी फरमाना, उसी तरह से शब्दानुप्रास, पदानुप्रास, लाटानुप्रास, इसको तीन नाम मिले हैं। जो भी पसंद हो अजी फरमाना, तो आपको जो पसंद हो, शब्दानुप्रास कहें तो भी ठीक, पदानुप्रास कहें तो भी ठीक, लाटानुप्रास कहें तो भी ठीक, जो नाम आपको पसंद हो। तो लाटानुप्रास या शब्दानुप्रास या पदानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ तात्पर्य मात्र का भेद हो। तात्पर्य मात्र का भेद आखिर है क्या? आइए इसको समझते हैं एक लोकल उदाहरण से। हमारी माता जी ने हमसे कहा कि भैया चले जाओ गेहूँ पिसवा दो। ठंडी का समय था, लगभग 3 बज रहे थे। तो हमने कहा माता जी मैं शाम को चला जाऊँगा। चाचा भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई समय से चले जाओ, जिससे समय से आ जाओ। तो हमने कहा भाई ठीक है चाचा जी चले जाते हैं। तो हमने कहा साइकिल गड़बड़ है कैसे जाएँ? तो चाचा ने कहा हमारी नई साइकिल है, ले लीजिए। तो मुझे लगा चाचा जी कितने अच्छे हैं, साइकिल दिए, मैं अपना गेहूँ लादा और जाने लगा। चाचा जी अपने घर पे पहुंच गए साइकिल देने के लिए। और जब हम साइकिल लेने गए तो हमसे कहे कि भैया जल्दी से चले जाओगे तो 3 बजे जाओगे, 3:30 बजे तक डाकघर खुला रहेगा, तो एक पोस्ट कार्ड और एक लिफाफा ले लेना। समझिएगा। तब मुझे समझ में आया कि चाचा जी क्यों मुझे जल्दी भेज रहे थे। तो चाचा जी के जल्दी भेजने का तात्पर्य ये था कि अगर ये 3 बजे जाएंगे तो 10-20 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंच जाएंगे और पहले डाकघर से एक पोस्ट कार्ड और एक चिट्ठी ले लेंगे, उसके बाद अपना गेहूं या जो भी पिसाना हो पिसा लेंगे। लेकिन माता जी का तात्पर्य ये था कि अगर ये पहले जाएंगे 3 बजे तो 5 बजे तक लौट आएंगे और रात्रि होने से पहले हमारा बेटा हमारे घर आ जाएगा। दोनों लोग हमको पहले ही भेजना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के तात्पर्य में भेद है। चाचा का तात्पर्य एक डाकघर से चिट्ठी उठी ले लेंगे क्योंकि डाकघर खुला रहेगा, और माता जी का तात्पर्य ये था कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। यही है तात्पर्य मात्र का भेद। बातें एक ही होती हैं लेकिन उसमें तात्पर्य मात्र का भेद होता है। अब आइए देखिए, इन्होंने लिखा है शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता। शब्दास्तु ये शब्दानुप्रास है, लाटानुप्रास कहा जाता है जहाँ शब्द में हो अलंकार उसे लाटानुप्रास कहते हैं, और तात्पर्य मात्र का भेदे यानी भेद होने पर। अब इसको समझने के लिए हमने कहा कि पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, या एक संस्कृत वालों के लिए बता दें कि कौमुदी यदि ना आयात वृथा भाष्य परिश्रमा, पहली लाइन कहा। दूसरी लाइन उसने कहा कौमुदी यदि आयात वृथा भाष्य परिश्रमा। तो उसने सुनने वालों ने कहा अरे यार गजब बात कर रहे हो, कौमुदी यदि ना आयात वृथा भाष्य परिश्रमा, ये तो बात समझ में आ रही। कौमुदी नहीं आती, चाहे सिद्धांत मान ले चाहे लघु सिद्धांत, तो भाष्य यानी महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है। चलो भाई मान ली बात, क्योंकि कौमुदी नहीं आ रही तो महाभाष्य आपको समझ में नहीं आएगा, ये उसका तात्पर्य था। फिर उसने कहा कि कौमुदी यदि आयात, यदि कौमुदी आती है तो वृथा भाष्य परिश्रम। फिर उसने कहा वृथा भाष्य परिश्रमा, तब सुनने वालों का भाई ये तो गलत बात है। अभी आप कह रहे कौमुदी यदि ना आया पहली लाइन में, ठीक है नहीं आ रही है तो महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, मैं मान लिया। लेकिन कौमुदी यदि आयात वृथा भाष्य परिश्रमा फिर भी क्यों है? तो उसने कहा मित्र तात्पर्य मात्र का भेद है। कहें क्या है? कहे पहली लाइन का तात्पर्य यह है कि कौमुदी यदि ना आयात वृथा भाष्य परिश्रमा, अगर कौमुदी नहीं आ रही है तो आपको महाभाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ये तात्पर्य हुआ।
अच्छा कहे दूसरी में क्या है, जब कौमुदी आ रही तब भी कहते हैं वृथा भाष्य परिश्रम। कहे हाँ कौमुदी यदि आयात वृथा भाष्य परिश्रम, कहे मतलब कहे अगर कौमुदी आपको आ रही है तो महाभाष्य पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आपको सारी बातें तो कौमुदी से ही क्लियर हो जाएगी, तो भी वृथा भाष्य परिश्रम। यही है तात्पर्य मात्र का भेद। आइए अब इस तात्पर्य मात्र के भेद में ये बताते हैं, एक पदगत, पद यानी शब्द, एक बार शब्दों की आवृत्ति हुई हो, अनेक पदगत, अनेक बार शब्दों की आवृत्ति हुई हो, एक समासगत माने एक ही समास में पद की आवृत्ति हुई हो, और भिन्न समासगत भिन्न भिन्न समासों में पद की आवृत्ति हुई हो या शब्द की आवृत्ति हुई हो, समास असमासगत, एक बार तो समास के साथ आवृत्ति हुई हो और एक बार बिना समास की आवृत्ति हुई हो। बेटा जाना चाहोगे? चलिए ठीक, हाँ तो इस तरह से ना कीजिए हम डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। इसको अभी आपको और ये चीज़ तात्पर्य शब्दानुप्रास को अभी और आपको डिटेल करते हैं, लेकिन लगे हाथ ग्राफ बना है तो आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्यत, अनुप्रास अलंकार होता है शब्दों की समानता, फिर देखिए वैषम्य स्वरस्यत, स्वरों की विषमता होने पर भी। ये 5 भेद मानते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, 6 का अनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास ये भी मानते हैं। यही श्रुत्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास का अंतर है जो ये अलग मानते हैं, और लाटानुप्रास ये भी मानते हैं, लाटानुप्रास ये मानते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आचार्य मम्मट अनुप्रास के कितने भेद मानते हैं, 7, और आचार्य विश्वनाथ कितने भेद मानते हैं, 5। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ जानते रहिए। तो 6 का अनुप्रास वही बात आ जाएगी, अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार, वृत्ति अनुप्रास एक वर्ण की या अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। अब श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास को समझ लें, लाटा अनुप्रास हम यहाँ समझ चुके हैं। श्रुत्य अनुप्रास क्या है बच्चों, जहाँ पर दंत, ताल, मूर्धा आदि एक ही स्थलों से उच्चरित होने वाले शब्दों को वर्णों को कहा जाए, वहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास होता है। यद्यपि इसमें तमाम उदाहरण भी हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, पिंकू पकड़े पका पपीता। पकार की आवृत्ति है ओष्ठ से हुआ, खा है काखा गाघा कंठ से, आपको विसर्जनीय नाम कंठा खा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। आइए इसको चुन्नू ही बता दें, आ जाइए। तो चुन्नू श्रुत्य अनुप्रास को बता रहे हैं, और वो उसमें खकार की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थल कंठ से खाका, इस पे बेंच पे चढ़ जाइए और आपको अनुप्रास अलंकार में चुन्नू जी बता देंगे। आइए तो बच्चों, प्रिय मित्रों, इस पे बता दीजिए। प्रिय बच्चों, आपको हम श्रुत्य अनुप्रास बता रहे हैं, बता कहो प्रिय बच्चों। देखिए दोस्तों, अभी ये श्रुत्य अनुप्रास तो इतना आसान है नहीं, इस समय हर बच्चे को इन्हों कंफर्टेबल लगता है, जो एकदम बकलोटे से बच्चे होते हैं वो समझते हैं मैं तो इतना बड़ा, मैं तो पर वो समझते नहीं है। ऐसे करने के कई बच्चे झेल कैसे किए हैं, वो इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं कि जैसे कुछ लोगों की ज़िंदगी उनके जानबूझ से वो बर्बाद करवाते हैं। तो बेटा आप बताइए क्या है, पके पेड़ पर क्या है, पका पपीता कि खड़क सिंह के खड़क में, बताओ। कि पहली बात है खड़क, खड़क का मतलब एकदम गुस्सा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने पे खड़कता है खड़क सिंह। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्टूडियो में आए थे छोटे हमारे उस्ताद। तो खड़क सिंह के खड़कने पे खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने पे खड़कता है खड़क सिंह, एक खा के आवृत्ति कंठ से, ये श्रुत्य का है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौराहे पे चांदी की चिम्मच से चटनी चटाई, चकार की आवृत्ति इचू ऐसा नाम ताल, ताल से है, ये भी श्रुत्य अनुप्रास। और बच्चों, हम बचपन में नौटंकी देखने गए थे, तो वहाँ पर जोकर ने जो सुनाया था उतना बड़ा श्रुत्य अनुप्रास का आज तक कहीं नहीं मिला हमें। उसने सुनाया था, साईं के सरपतवा में सपवा सार सुरसुर सुरसुर जात रहा, यही जात रहा में जा आया है, बाकी हर जगह उसका सा ही आया है। और शा को देखिए, ईचू यशा नाम ताल, ईचू यशा नाम ताल, ऋतु लसा नाम दंता,
तो शाई के सरपतों में दंत वाला सा है। शाई के सरपतों में सपवा सार सुरसुर सुरसुर जात रहा, साई अपने सुटकुनिया से सपवा सार एक सुटुक देन सपवा सार सुलन ठीके शकार की आवृत्ति हुई। ये चीज़ आपका श्रुत्य अनुप्रास है। श्रुत्य में सा वाला याद कर लीजिएगा, साई के सरपतों में सपवा सार सा श्रुत्य। और अंत्यानुप्रास क्या है बच्चों, जो अंतिम वर्ण में आप लाइन लिखते हैं, ऐसे इसको समझ लीजिए। ये छोटा सा हम बता दे रहे हैं यहीं पे, ऐसे आप लिखे और अंतिम में जो है उसी वर्ण की आवृत्ति, ऐसे आप लिखे अंतिम में सेम वर्ण की आवृत्ति हो जाए, ऐसे आप लिखे अंतिम में सेम वर्ण की आवृत्ति हो जाए, ऐसे आप लिखे अंतिम में सेम वर्ण की आवृत्ति हो जाए, वो अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास जैसे रामचरितमानस देखिए, राम राम को बारम्बारा, अंतिम में रा है, चक्र सुदर्शन है रखवा रा, ये अंत्यानुप्रास हुआ। अगर आप मम्मट के विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को देखें तो वहाँ पर उन्होंने दिया है चार्जिंग द बैटरी पैक। अच्छा ठीक। केशः कास स्तबक विकास, विकास में सामे हलंत है, काया प्रकटित करभ विलास, देखिए फिर विकास और विलास आवृत्ति आ गई। फिर चक्षु दग्ध वराटक कल्पम त्यजति न चेता कामम अल्पम, तो देखो पम और पम, तो ये हो गया अंत्यानुप्रास। और फिर ये है आपका लाटानुप्रास, जो कि यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाटानुप्रास के प्रसंग में उदाहरण देखते हैं। और लाटानुप्रास में भी एक समासगत, भिन्न समासगत, समास असमासगत, इन तीनों पे फोकस करेंगे। और तीनों का उदाहरण एक ही श्लोक में समाहित है। तो थोड़ा सा छींटा मार देते हैं। आप देखिए, तो एक पदगत में हमने बताया था वदनम बर्बड़िन्या सत्यम डाट 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 करके, यहाँ आया था सुधाकरः, और फिर सुधाकरः, फिर इसमें आया था सुधाकरः कौन पुनः कलंक विकलो भवित, इसी एक श्लोक में। तो एक जगह सुधाकरः यहाँ आया, एक जगह सुधाकरः यहाँ आया, एक पद की आवृत्ति हुई, इसलिए एक पदगत हुआ। और यस्य न सविधे दैता दव दहनस तुहिन दीधितस्तस्य, और यस्य च सविधे दैता, दूसरी लाइन भी सेम ऐसी आ गई। तो यहाँ अनेक पद की यस्य यस्य सविधे सविधे दैता दैता दव दहन तुहिन तुहिन कई का आ गई आवृत्ति, न और चा का अंतर था। लेकिन अब हम एक समासगत, भिन्न समासगत, समास असमासगत की चर्चा करेंगे, जो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कोई जानता नहीं, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ दिक्कत होती है हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों, एक समासगत का उदाहरण आपको हम तीर लगा दिए हैं। तो इसको एक समासगत की लाइन ऐसे आ रही है, हम इसको एकदम एग्जैक्ट काले से नीले से लाल से कर देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो एक समासगत हम काले से ला रहे हैं, और एक समासगत ए यहाँ पे है, सित कर कर रुचिर विभा, इसमें है। कैसे एक समासगत, देखिए कर और कर, ये दो जो पद हैं कर और कर, ये एक ही समास में है। अब कर कर पद है तो एक समासगत, गत माने में समय, एक ही समास में शब्दों की आवृत्ति हुई। कर कर देखिए एक ही सामासिक पद में आवृत्ति हुई है। दूसरा बच्चों हम ले लेते हैं लाल से भिन्न समासगत। और भिन्न समासगत का उदाहरण कहाँ से मिलेगा, इसको आप देख लीजिए। ये लाल से लाए भिन्न समासगत में, और वैसे इसको लेके चले गए और यहीं पे रोके और यहाँ पे रोके। तो अब देखिए भिन्न समासगत का मतलब क्या है कि ये जो विभा है, ये विभा और ये भी विभा है, तो ये विभा इस पद से समास बनाया है, और ये विभा कराकार से समास बताया है। तो शब्दवा दोनों विभा हैं, लेकिन विभा शब्द भिन्न भिन्न सामासिक पदों में हैं, इसलिए विभा और ये विभा, ये लाल से जो डोनेट किए हैं, ये भिन्न समासगत का होगा। यानी भिन्न समासगत में भा से भा भा, विभा विभा, भिन्न समासगत में विभा विभा, भिड़ा भी सकते हैं। भिन्न समासगत विभा भिन्न, विभा भिन्न। तो अगर आएगा सिद्ध कराकार रुचिर विभा विभा कराकार, विभा कराकार, यानी विभा किसका उदाहरण है, तो भिन्न समासगत का हुआ। फिर बच्चों लाल हो गया और नीले से ये हमने बनाया ही है, तो फिर से हम नीला ले रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। समास और असमासगत क्या है, तो यहाँ पर हम
इसको नीले से डोनेट करते हैं। डोनेट क्या करते हैं? नीले से आपको समझाते हैं। तो भिन्न समासगत को लेके आए, ऐसे लेके आए और यहीं पे रोके। तो देखिए यहाँ पर जो ये कमला है ये भी एक पद है और ये भी कमला ये भी पद है। दोनों में अंतर ये है कि ये कमला जो है पौरुष के साथ सामासिक पद है, लेकिन ये कमला स्वतंत्र है, ये किसी से सामासिक नहीं है। तो समास असमासगत, ये तो कमला समास में है लेकिन ये कमला असमास में है, किसी के साथ समास नहीं बनाई है, इसलिए कमला कहेंगे। तो कमला जो है समास असमासगत का उदाहरण हो जाएगा। विभा, विभा कराकार ये भिन्न समासगत का हो जाएगा और कर जो हो जाएगा एक समासगत का हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब हायर वगैरह का देंगे लेक्चरर का तो इसमें दे देते हैं लाइन और कह दें सित कर रुचिर विभा, विभा कराकार पूरा दे दिए। कारकर उदाहरण है एक समासगत का कि भिन्न समासगत का, समास असमासगत का, या इनमें से कोई नहीं। तब बच्चों वहीं बुद्धि हो जाती है फेल और समझ में आता है। पूरा श्लोक तो याद है लेकिन यार बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो ये बात समझ लीजिए कि देखिए कारकर एक ही समासिक पद में एक समासगत, लेकिन विभा इससे साथ समासिक पद बनाया है और एक विभा काराकार से बनाया है, तो भिन्न भिन्न समासगत है इसलिए भिन्न समासगत। लेकिन समास असमासगत, कमला जो है पौरुष के साथ समासिक पद एक कमला बनाया है लेकिन ये कमला स्वतंत्र है तो ये समास असमासगत है। इसका अर्थ क्या है काव्य प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्योंकि जो बात नहीं समझ में आती है वही मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो फिर वही कहना चाहूँगा कि बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।